नमस्कार। तारीख थी 26 दिसंबर 2025। जगह उत्तर प्रदेश का जौनपुर जिला और वहां का एक छोटा सा गांव पनौली। पनौली जी। दोपहर का वक्त था और एक ग्राहक सेवा केंद्र में जो संचालक थे फूलचंद्र पासवान, उनकी बेरहमी से हत्या कर दी जाती है। और पहली नजर में ये खबर किसी को भी लगेगी कि ये तो एक आम सी क्राइम स्टोरी है। हाँ बिल्कुल, जैसे अखबार के किसी लोकल पन्ने पर होती है। शायद लूटपाट हुई होगी, हाथापाई हुई हो और जान चली गई। पर यह मामला उतना सीधा था नहीं, बिल्कुल भी नहीं। क्यों? ऐसा क्या था इसमें? क्योंकि जब पुलिस मौके पर पहुंची तो उन्हें एक ऐसी चीज मिली जिसने इस पूरे केस की दिशा ही बदल दी। अच्छा। आज हम इसी घटना की परतों को खोलेंगे। ये कहानी सिर्फ एक कत्ल की नहीं है, बल्कि ये कहानी है गांव की राजनीति की, पुरानी रंजिशों की और सत्ता की उस भूख की जो किसी की जान लेने से भी नहीं हिचकिचाती। और इस पूरी पड़ताल के लिए हमने जो रिपोर्ट्स देखी हैं वो हैं लाइव हिंदुस्तान और अमर उजाला। जी, हमने इन्हीं की रिपोर्ट्स को आधार बनाया है। तो आज का हमारा मकसद भी यही समझना है कि जब एक हत्या होती है और मृतक की जेब से करीब 2.25 लाख रुपए कैश और मोबाइल फोन जैसी कीमती चीजें वैसी की वैसी मिलती हैं, तो फिर असली कहानी क्या थी? अगर ये लूट नहीं थी तो क्या था? यही सबसे बड़ा सवाल था। तो चलिए सबसे पहले उस दिन की तस्वीर को थोड़ा और साफ करते हैं। घटना थी जौनपुर के खनुटहन थाना क्षेत्र के पनौली गांव की। जी। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का एक ग्राहक सेवा केंद्र जिसे चलाते थे फूलचंद उर्फ सेवाराम पासवान। और 26 दिसंबर की दोपहर उन पर हमला होता है, सिर पर किसी धारदार हथियार से कई बार किए गए थे। हमला इतना बर्बर था कि उनकी मौके पर ही मौत हो गई। अब जरा सोचिए, पुलिस की टीम जब वहां पहुंची होगी तो उनके दिमाग में पहली थ्योरी क्या आई होगी? जाहिर है एक ग्राहक सेवा केंद्र है, दिन भर पैसों का लेन देन होता है। बिल्कुल। पहली धारणा यही बनती है कि ये लूट के इरादे से की गई हत्या। किसी ने पैसे छीनने की कोशिश की होगी, फूलचंद ने शायद विरोध किया होगा और बात बिगड़ गई। ये एक टिपिकल क्राइम सीन जैसा लग रहा था शुरू में। लेकिन यहीं पर कहानी में वो मोड़ आता है जो किसी थ्रिलर फिल्म से कम नहीं। पुलिस जब तलाशी लेती है तो उन्हें फूलचंद के पास से 1,68,000 रुपए कैश मिलते हैं। 1,68,000 और उनका मोबाइल फोन भी। सब कुछ सही सलामत। एक मिनट, कैश मतलब कातिल ने उसे छुआ तक नहीं? ये बात किसी भी क्राइम थ्योरी को पूरी तरह से पलट देती है। सोचिए जरा, पुलिस का पहला रिएक्शन क्या रहा होगा ये देखकर। वो भी चौंक गए होंगे यकीनन। देखिए, क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन में एक चीज होती है, उसे कहते हैं नेगेटिव एविडेंस। नेगेटिव एविडेंस वो क्या होता है? यानी वो सबूत जो वहां होना चाहिए था पर नहीं मिला। इस केस में पैसे का गायब होना एक सबूत होता कि ये लूट है। अच्छा। लेकिन यहाँ पैसे का वहीं पर मिलना ये नेगेटिव एविडेंस था। ये चीख चीख कर कह रहा था कि कत्ल का मकसद पैसा तो बिल्कुल नहीं था। और इसी एक पॉइंट ने पूरी जांच की दिशा ही बदल दी। जी, 180 डिग्री पे घुमा दिया। तो अगर मकसद पैसा नहीं था तो पुलिस ने फिर कहां से सोचना शुरू किया? अब उनके सामने तो सैकड़ों संभावनाएं थीं। कोई पुरानी दुश्मनी, पारिवारिक झगड़ा, जमीन का विवाद, कुछ भी हो सकता था। बिल्कुल। और यहीं से असली पुलिस का काम शुरू होता है। जब लूट का एंगल खत्म हो जाता है तो पुलिस पीड़ित की जिंदगी को खंगालना शुरू कर दी है कि फूलचंद्र कौन थे, उनके दोस्त दुश्मन कौन थे। हाँ, क्या हाल फिलहाल में उनका किसी से कोई बड़ा झगड़ा हुआ था? जांच की सुई अब पर्सनल एंगल की तरफ घूम चुकी थी। और फिर पुलिस ने टीमें बनाई होंगी। जी, कई टीमें बनाई और गांव में लोगों से पूछताछ शुरू की। और इसी पूछताछ से कुछ नाम सामने आए। बिल्कुल। छोटे गांव की एक खासियत होती है, वहां ज्यादातर बातें छुपी नहीं रहती। किसका किससे मनमुटाव है, किसकी किससे रंजिश चल रही है, ये बातें अक्सर लोगों को पता होती हैं। अच्छा। तो पुलिस को जल्दी 2 लोगों पर शक हुआ, राजेश यादव और अंकित गुप्ता। राजेश यादव और अंकित गुप्ता। जी। सूत्रों के मुताबिक गांव में ये बात आम थी कि इन लोगों की फूलचंद्र से बिल्कुल नहीं बनती थी। एक मिनट, लेकिन सिर्फ शक के आधार पर पुलिस ने इन दोनों को कैसे उठा लिया? क्या उनके बीच की दुश्मनी गांव में इतनी जगजाहिर थी? दुश्मनी जगजाहिर थी ये तो एक बात थी, पर पुलिस के पास और भी सुराग थे। उन्होंने अपनी जांच का दायरा बढ़ाया, आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए, मुखबिरों का नेटवर्क एक्टिव किया गया। अच्छा। तो पुलिस को कुछ ऐसे सुराग मिले जो राजेश और अंकित की तरफ इशारा कर रहे थे। और जब पुलिस को लगा कि उनके पास पर्याप्त आधार है, हाँ, तो उन्होंने दोनों को हिरासत में ले लिया। और ये इस केस का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित हुआ, क्योंकि पूछताछ में असली वजह सामने आ गई। बिल्कुल। जब पुलिस ने थोड़ी सख्ती से पूछताछ की तो दोनों टूट गए।
और उन्होंने जो कहानी बताई वो गांव की उस कड़वी सच्चाई को सामने ले आई, जिसके बारे में हम शहरों में बैठे लोग मतलब कम ही सोचते हैं। और वो वजह क्या थी? हत्या की वजह थी प्रधानी चुनाव की रंजिश। प्रधानी चुनाव की रंजिश, ये शब्द सुनने में जितना सीधा लगता है, असल में इसकी जड़ें उतनी ही गहरी और उलझी हुई होती हैं। बहुत ज्यादा। इसे थोड़ा और विस्तार से समझते हैं। गांव में प्रधानी का चुनाव सिर्फ एक पद के लिए तो होता नहीं है ना? नहीं, ये पद से कई ज्यादा है। ये गांव में इज्जत, ताकत और अपने प्रभाव का एक प्रतीक है। प्रतीक? हाँ, आप इसे ऐसे समझिए कि गांव का प्रधान एक तरह से उस गांव का मिनी सीएम होता है। मिनी सीएम? ये तो बड़ा दिलचस्प है। मनरेगा से लेकर प्रधानमंत्री आवास योजना तक सरकार की दर्जनों स्कीमों का लाखों करोड़ों का फंड प्रधान के जरिए ही गांव तक पहुंचता है। अच्छा, मतलब ये सिर्फ सामाजिक रुतबे की बात नहीं है, इसमें अच्छा खासा आर्थिक कंट्रोल भी शामिल है। बहुत ज्यादा। गांव में कौन सा रास्ता बनेगा, कहाँ नाली बनेगी, किस गरीब परिवार को सरकारी मदद मिलेगी, ये सब तय करने में प्रधान का बहुत बड़ा हाथ होता है। समझ गया। ये सब ताकत के छोटे छोटे सिक्के हैं जो मिलकर एक बहुत बड़ी राजनीतिक और आर्थिक पूंजी बनाते हैं। और आरोपी राजेश यादव का इससे क्या लेना देना था? आरोपी राजेश यादव ने पुलिस को बताया कि वो पहले भी प्रधानी का चुनाव लड़ चुका था और हार गया था। और उसे लगता था कि उसकी हार के पीछे फूलचंद्र का हाथ था। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये हत्या अचानक हुए किसी झगड़े या गुस्से का नतीजा नहीं थी? नहीं, ये तो सालों से दिल में पल रही एक रंजिश थी, जिसे बस सही मौके का इंतजार था। साजिश से भी बढ़कर इसे एक तरह का स्टेटमेंट किलिंग कहा जा सकता है। स्टेटमेंट किलिंग मतलब? जरा सोचिए, हत्या को लूट का रूप देने की कोशिश तक नहीं की गई, पैसे वहीं छोड़ दिए गए। हाँ, ये बात तो है। इसका साफ मतलब था कि हत्यारे चाहते थे कि सब जाने कि ये बदला है। वो एक संदेश देना चाहते थे, गांव में अपना खौफ पैदा करना चाहते थे कि उनसे दुश्मनी मोल लेने का अंजाम क्या होता है। बिल्कुल, वो यही दिखाना चाहते थे। ये तो बहुत ही डरावना है। मतलब मकसद सिर्फ फूलचंद्र को रास्ते से हटाना नहीं था, बल्कि भविष्य के लिए अपनी ताकत का प्रदर्शन करना भी था। जी, और जब ये वजह साफ हो गई तो पुलिस की कार्रवाई भी तेजी से आगे बढ़ी। उन्होंने क्या क्या बरामद किया? पुलिस ने हत्या में इस्तेमाल की गई बाइक और एक ईंट भी बरामद की। ईंट? हाँ, ईंट। इससे ये भी पता चलता है कि शायद धारदार हथियार के साथ साथ ईंट से भी हमला किया गया था, जो दिखाता है कि हत्यारों के मन में कितनी नफरत भरी हुई थी। और पुलिस ने इस मामले को गंभीरता से लिया होगा, क्योंकि उन पे भी एक तरह का दबाव था। बहुत ज्यादा। दबाव? किस तरह का दबाव? जनता का दबाव। जब गांव वालों को फूलचंद्र की हत्या की खबर मिली तो उनमें भारी गुस्सा फैल गया। घटना के बाद नाराज ग्रामीणों ने सड़क जाम कर दी और पुलिस के खिलाफ नारेबाजी भी की। अच्छा। उनकी सिर्फ एक ही मांग थी कि हत्यारों को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए। तो ये जो सड़क जाम हुई, क्या ये सिर्फ एक कानून व्यवस्था का मुद्दा था या इसका कोई और गहरा मतलब भी था? इसका मतलब बहुत गहरा है। ग्रामीण भारत में जब तक समाज दबाव नहीं बनाता, अक्सर ऐसे मामले वो ठंडे बस्ते में चले जाते हैं या जांच धीमी पड़ जाती है। बिल्कुल, ये सड़क जाम करना सिर्फ गुस्सा दिखाना नहीं था, ये पुलिस के लिए एक संदेश था कि गांव वाले इस केस को देख रहे हैं, वो चुप नहीं बैठेंगे और वो इसे एक सामान्य अपराध मानकर भूलने नहीं देंगे। जी, ये न्याय सुनिश्चित करने का एक सामुदायिक प्रयास था। और शायद इसी सामुदायिक दबाव का नतीजा था कि पुलिस ने इतनी तेजी से काम किया और 24 घंटे के अंदर ही आरोपियों को पकड़ लिया। बिल्कुल, लोगों का ये गुस्सा इस बात का भी प्रतीक था कि शायद उन्हें अंदाजा था कि मामला सीधा साधा नहीं है। उन्हें शक था कि इसके पीछे गहरी साजिश हो सकती है। जी। और जब पुलिस ने प्रधानी चुनाव की रंजिश वाली बात का खुलासा किया तो गांव वालों के शक पर मोहर लग गई। ये पूरी घटना हमें जमीनी स्तर की राजनीति के एक बहुत ही स्याह पहलू से रूबरू कराती है। हम अक्सर राष्ट्रीय राजनीति की बड़ी बड़ी बहसों में उलझे रहते हैं, लेकिन असली भारत जो गांव में बसता है, वहाँ सत्ता का समीकरण बहुत अलग और ज्यादा व्यक्तिगत होता है। और वहाँ एक छोटा सा पद भी जान लेने और जान देने का कारण बन सकता है। बिल्कुल सही। तो अगर हम आज की पूरी बातचीत का सार निकालें तो तस्वीर कुछ यूं बनती है। जौनपुर के पनौली गांव में एक हत्या होती है, जो पहली नजर में एक साधारण रूट का मामला लगता है। जी। लेकिन एक छोटा सा सुराग, या यूं कहें कि सुराग का न होना, यानी मृतक के पास से बरामद हुए पैसे, वो पैसे जांच की पूरी दिशा बदल देते हैं। और फिर परतें खुलनी शुरू होती हैं। पुलिस की जांच हमें लूटपाट की गलियों से निकालकर गांव की राजनीति के दांव पेच
और पुरानी रंजिशों के अंधेरे कुएं में ले जाती है। 2 गिरफ्तारियां होती हैं। और ये साफ हो जाता है कि फूलचंदर की हत्या का मकसद पैसा नहीं बल्कि प्रधानी के चुनाव में पनपी दुश्मनी और बदला लेने की भावना थी। ये कहानी इस बात का एक सटीक उदाहरण है कि कैसे सबूतों का सही विश्लेषण हमें अपराध के असली चेहरे तक पहुंचा सकता है। बिल्कुल। तो आज की हमारी ये पड़ताल हमें एक बहुत ही जरूरी सवाल पर लाके खड़ा करती है। ये घटना हमें सोचने पर मजबूर करती है कि हमारे समाज में, खासकर ग्रामीण इलाकों में, सत्ता और सम्मान की लड़ाई कितनी खतरनाक और जानलेवा हो सकती है। और यही आज का अंतिम विचार है। ये केस हमें बताता है कि भारत में शायद सबसे हिंसक राजनीतिक लड़ाइयां दिल्ली की संसद में नहीं बल्कि देश के हजारों गांवों में लड़ी जाती हैं। उस एक कुर्सी के लिए लड़ी जाती हैं जिसे प्रधानी कहते हैं। तो सवाल यही है कि जब एक छोटे से गांव में एक पद के लिए रंजिश किसी की जान ले सकती है, तो ये इंसानी स्वभाव और सत्ता की भूख के बारे में क्या गहरा संदेश देती है। और क्या ये सिर्फ जौनपुर के एक गांव की कहानी है या फिर ये हमारे समाज का एक ऐसा आईना है जिसे हम अक्सर देखने से कतराते हैं।